हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड द्वारा संचालित है। बोर्ड द्वारा संचालित मॉडल पेपर का आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिखाया जाएगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो मॉडल पेपर है, यह आपकी बोर्ड जो है उसके द्वारा संचालित है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसको अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। आपको मॉडल पेपर में सर्वप्रथम 5वां जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने आपको अलग वीडियो दे दिया है। वो 5वें प्रश्न से जो आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं उन प्रश्नों को आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो का अलग से वीडियो दे दिया गया है। आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 से उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा में आपको दिया गया था धारिता का एसआई मात्रक व उसे परिभाषित कीजिए। धारिता को परिभाषित कीजिए और एसआई मात्रक लिखिए। धारिता का जो एसआई मात्रक है उसे परिभाषित कीजिए और वह क्या है उसे लिखिए। तो धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। आपको पता होगा कि धारिता किसे कहते हैं। तो धारिता किसी वस्तु में आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता किसे कहते हैं? आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता को किससे प्रकट करते हैं? सी से। और सी इजिकल टू होता है क्यू अपॉन वी, अर्थात आवेश बटे विभव में वृद्धि। आवेश बटा विभवांतर होता है धारिता बराबर। तो इससे हम अगर v बराबर 1 हो और c बराबर q हो तो क्या हो जाएगा? v बराबर 1 होगा तो c बराबर क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो किसी विभव में एकांक वृद्धि कर दे। अर्थात धारिता किसे कहेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है। धारिता क्या होती है? आवेश को बराबर होती है। जो किसी चालक में हम जब आवेश देते हैं तो उसके बराबर होती है। और धारिता किसे कहते हैं? आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो जिस चालक में भी हम जितना आवेश देंगे वही उसकी धारिता कहलाएगी। जो एकांक वृद्धि कर दे, मतलब विभव में एकांक वृद्धि कर दे, उसे उस आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक फेराड होता है। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया था, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट मंद हो जाती है या धीमी हो जाती है, यह क्यों होता है? आपको बताना है। उत्तर है आपका, जब किसी वाहन के इंजन को चालू किया जाता है तो जब हम किसी भी वाहन को स्टार्ट या चालू करते हैं तो वाहन का इंजन बैटरी से बहुत ही अधिक धारा ले लेता है। जो वाहन का इंजन होता है वह स्टार्ट होने के लिए बहुत ही धारा ले लेता है, बहुत प्रबल धारा ले लेता है, जिससे बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कम हो जाती है। टर्मिनल वोल्टता का एक क्षण के लिए घट जाती है, अर्थात कम हो जाती है। परिणामतः हेडलाइट मंद हो जाती है। अर्थात हम जब वाहन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर द्वारा एक प्रबल धारा ली जाती है। स्टार्टर अर्थात इंजन के द्वारा एक प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी की टर्मिनल वोल्टता घट जाती है, एक क्षण के लिए घट जाती है, जिससे हेडलाइट मंद हो जाती है। समझ में आ गया? जब हम वाहन को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने वाहन को स्टार्ट किया तो इंजन उस जो बैटरी होती है उसकी प्रबल धारा लेगा, स्टार्ट होते समय प्रबल धारा लेगा, जिससे बैटरी की टर्मिनल वोल्टता घट जाती है। क्या हो जाती है? टर्मिनल वोल्टता घट जाती है और जिससे हेडलाइट मंद हो जाती है। आपको इस प्रकार लिखना है। चलिए छठे के अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। छठे के अथवे में आपसे पूछा गया था ओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। तो ओमीय प्रतिरोध को आपको बताना है कि ओमीय प्रतिरोध क्या है और इसका एक उदाहरण भी देना है। तो चलिए देखते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात वे प्रतिरोध जो ओम का नियम होता है उसका पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इन प्रतिरोधों की धारा तथा विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा होता है। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम का नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। इन प्रतिरोधों में धारा तथा विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। आपको इस प्रकार से याद करना है।
ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो ओम के नियम का पालन करने वाले प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और इसका उदाहरण होगा डायोड और ट्रांजिस्टर, क्योंकि डायोड जो होता है ओम के नियम का ही पालन करता है और ट्रांजिस्टर भी ओम का ही नियम का पालन करता है, इसलिए ओमी प्रतिरोध का जो उदाहरण होगा वो होगा डायोड और ट्रांजिस्टर। इस प्रकार प्रश्न 6 का तो आपका पूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वें को देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 7वां भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है? अपने उत्तर का कारण लिखना है। आपसे पूछा गया है क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके प्रोटॉन तथा अल्फा कणों को त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। तो आपको क्या बताना है? एक समान आवृत्ति वाले साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है क्या? आपको बताना है कि पहले किया जा सकता है या नहीं, इसका कारण भी आपको देना है। तो देख लीजिए किया जा सकता है नहीं। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। यह आपका सूत्र होता है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए एफ इजिकल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एफ इजिकल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आपका आवृत्ति का सूत्र होता है। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति एफ बराबर होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। चूँकि ड्यूट्रॉन जो होता है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है। आपको पता होगा कि ड्यूट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है, अर्थात ड्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति अपेक्षा आधी होती है। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, ड्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी होती है। अतः समान आवृत्ति वाले साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी होती है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी होती है। आपको इतना ही लिख लेना है, तो इतने में भी आपका सही हो जाएगा। और आपको इतना याद करना है तो इतना कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस प्रकार चित्र बनाया जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम को आप 10वीं 9वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपको पता होगा। चित्र अनुसार जो चित्र दिया गया है आपको, चित्र में क्या दिया गया है? एफ आपका बल होता है, जो कि आपको पता होगा। बी आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और आई होती है आपकी धारा। तो इसके अनुसार ही आपको परिभाषा लिखनी है। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली को, तीनों अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अर्थात ये तर्जनी अंगुली है जो बीच वाली तर्जनी होती है, उस अंगुली है तर्जनी, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित बी को प्रदर्शित करना चाहिए, तथा बीच वाली उंगली जो मध्यमा होती है वह चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, ये आपको दिखाई दे रही है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। देखिए आप, ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा इस तरफ होगी। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इंगित करे कि अंगूठा आपका पाठक का बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आप अपने बाएं हाथ की जो बाएं हाथ है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। पहले तो आपको लिखना है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे के लंबवत हो। और आपकी जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो आपकी मध्यमा है यह धारा की दिशा को प्रकट करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपको इतना लिखना है और आपका यह प्रश्न सही होगा। जो यह मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ यह राजेश कुमार नरोलिया यूएमएस राजेश कुमार नरोलिया यूएमएस गवर्नमेंट गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल पचौर, जो हमारी स्कूल है, उनके सर ने दिया है। मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ के है। ये हमारे सर है, उनने ही हमें यह दिया है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं भी उसी स्कूल का एक सर हूँ। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वें में आपको दिया गया है 100
स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखना है। स्वप्रेरण अर्थात स्वयं के द्वारा उत्पन्न जो प्रेरण होता है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य के द्वारा जो प्रेरण होता है वह अन्योन्य प्रेरण। आपको इन दोनों में अंतर लिखना है। तो स्वप्रेरण क्या होता है आप ये देख लीजिए, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें एक कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरण इसमें दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक व एक दूसरी द्वितीयक कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण में जब एक कुंडली को धारा दी जाती है, एक कुंडली को जैसे कि हमने धारा दी तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में, जैसे कि ये दूसरी कुंडली है तो इसमें अपने आप चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो आपको क्या बताना है, इसमें एक कुंडली की कुंडली है क्योंकि इसमें एक ही कुंडली होगी, दूसरी कुंडली नहीं होगी। और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है, एक कुंडली को धारा देते हैं तो उसके प्रेरण के स्वरूप दूसरी पास रखी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दूसरा आपका, उत्पन्न होने वाली धारा प्रेरित धारा के मान को प्रभावित करती है। उत्पन्न होने वाली जो धारा उत्पन्न होती है वह प्रेरित धारा के मान को प्रभावित करती है। एक ही कुंडली है तो प्रभावित करेगी प्रेरित धारा। दूसरा है आपको, उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि मुख्य धारा प्राथमिक कुंडली में बहती है जबकि द्वितीयक जो प्रेरित धारा होती है वह द्वितीयक कुंडली में बहती है। उत्पन्न होने वाली धारा कहाँ पर बहेगी, द्वितीयक कुंडली में। और जो अपन ने जो धारा दी है वह प्राथमिक कुंडली में, मुख्य धारा है वो प्राथमिक कुंडली में और प्रेरित धारा द्वितीयक कुंडली में है। तो द्वितीयक कुंडली की धारा प्राथमिक कुंडली की धारा को प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात मुख्य धारा जो प्रेरित धारा से प्रभावित नहीं होती है। आपको इस प्रकार लिख लेना है। यह आपका 7वां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। 8वें प्रश्न में आपको दिया गया है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने से चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है। जब भी हम किसी भी विद्युत परिपथ को तोड़ते हैं तो उसमें से एक चिंगारी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कभी भी लाइट आप लगाने जाते होंगे तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है, वह क्यों होती है यह आपको देखना है। वह समानता क्रम हो चाहे श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, विद्युत परिपथ समानता क्रम का हो या श्रेणी क्रम का हो, दोनों को जब हम तोड़ते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न क्यों होती है आपको बताना है। तो 8वें प्रश्न का आपका आंसर होगा, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम से घटकर शून्य हो जाता है। जब हम विद्युत परिपथ को तोड़ देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका मान घटकर शून्य हो जाता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है क्योंकि एकदम से शून्य हो रही है, तो उसकी जो अधिक थी वह कितनी थी, वह विद्युत परिपथ चल रहा था जब उसकी उच्च चुंबकीय फ्लक्स था, उच्च चुंबकीय फ्लक्स था, और वह जैसे ही हमने तोड़ा तो शून्य हो गया, तो उसका परिवर्तन जो है सबसे अधिक हो गया क्योंकि अधिक से एकदम शून्य हो जाता है जब हम विद्युत परिपथ को तोड़ देते हैं, जिससे मुख्य धारा की दिशा में ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब तोड़ते हैं तो मुख्य धारा जिधर जा रही थी उधर ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों धाराओं के स्विच के निकट की वायु में आग लग जाती है, जो वायु में CO2 होती है उसमें आग लग जाती है। किसके कारण, मुख्य धारा की दिशा में ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो वायु में ऑक्सीजन होती है उसमें आग लग जाती है, जो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। तो आपको पता चल गया क्या होता है, जब विद्युत परिपथ को हम अचानक से तोड़ते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जिससे मुख्य धारा की दिशा में ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण स्विच के पास जो वायु होती है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, उसमें आग लग जाती है, जो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। चलिए इस प्रकार यह 8वां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। आप 9वें प्रश्न को देख लीजिए। 9वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की तरह व्यवहार करता है और क्यों। आपको बताना है कि वायु का जो बुलबुला होता है वह जब जल में उपस्थित होता है तो वह किस लेंस का व्यवहार करता है तथा क्यों करता है। आपको ये कारण भी बताना है कि क्यों करता है। तो आपको देखना है, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस का व्यवहार करता है। जो वायु का बुलबुला होता है, आपने वायु का बुलबुला को जल में देखा होगा, जो ऊपर आता हुआ प्रतीत होता है, वह कौन से लेंस का व्यवहार दर्शाता है, तो वह अवतल लेंस का व्यवहार दर्शाता है। जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डाला जाता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। जब उसे उससे भी अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डाला जाता है तो उसकी लेंस की जो प्रकृति होती है
वह बदल जाती है। चूंकि वायु का अपवर्तनांक 1 है, आपको पता होगा वायु का अपवर्तनांक कितना है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। जबकि जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.3, जो कि वायु के अपवर्तनांक से अधिक है। एक वायु का अपवर्तनांक 1 है और जल का अपवर्तनांक 1.3 है। तो जब वायु का बुलबुला जल में होगा तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। अतः वायु का उत्तल बुलबुला अपने अधिक अपवर्तनांक को द्रव में स्थित है। जो अवतल था, वायु का बुलबुला कैसा होता है, अवतल लेंस का व्यवहार दर्शाता है, लेकिन वह उससे भी अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डूबा हुआ है, तो वह किसका व्यवहार दर्शाएगा, उत्तल लेंस का व्यवहार दर्शाएगा, जिससे उसकी आकृति बदल जाती है, वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार दर्शाता है। आपको देख लेना है कि वायु का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस का व्यवहार दर्शाता है। चलिए 9वें प्रश्न का अथवा देख लेते हैं। अथवा प्रश्न आपको दिया गया है, लेंस के लिए संयुग्मी फोकस की दूरी को परिभाषित कीजिए। संयुग्मी फोकस को परिभाषित करना है, लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बने, अर्थात हम जब एक अक्ष में स्थित बिंदु जिसमें एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर, एक बिंदु पर वस्तु पर रखा हमने, तो वह प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनेगा, दूसरे बिंदु पर। और तभी दूसरे बिंदु पर वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। पहले बिंदु पर वस्तु रखे तो दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बने। और जब दूसरे बिंदु पर वस्तु रखे तो पहले बिंदु पर प्रतिबिंब बने तो उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस केवल वास्तविक प्रतिबिंबों को लिए सत्य है। संयुग्मी फोकस अवतल लेंस के लिए नहीं होता है। संयुग्मी फोकस होता है वह अवतल लेंस के लिए नहीं होता है, यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों को लिए ही सत्य होता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, खतरे के सिग्नल लाल ही क्यों होते हैं। जो खतरे के सिग्नल होते हैं, आपने देखा होगा, आपने रेलगाड़ी के सिग्नल देखे होंगे, सड़कों के सिग्नल देखे होंगे। जो खतरे के सिग्नल होते हैं वह लाल ही रंग के क्यों होते हैं, आपको ये बताना है। तो लाल रंग आपको पता होगा कि प्रकाश, लाल रंग दूर से अधिक दिखाई देता है, एक तो यह कारण लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, रेले के प्रकीर्णन, जो रेले था एक वैज्ञानिक था, रेले के प्रकीर्णन के नियम से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई समानुपाती 1/λ4, लैम्डा की पावर 4 होती है। चूंकि दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, अतः लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि जो होता है लाल रंग के खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं। क्या कहना है आपको? एक रोले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकीर्णन का नियम दिया था, जिनके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसकी तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 होती है। चूंकि दृश्य प्रकाश के लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। आपको यहीं से भी लिख लेना है, चूंकि दृश्य प्रकाश की लाल तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, अतः लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का जो होता है वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे लाल रंग का बहुत दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। आपको पहला बताना है कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिससे जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे लाल रंग बहुत ही दूर से दिखाई दे जाता है। और यही कारण है कि खतरे के चिन्ह जो है वो लाल रंग के ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखना है। प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है और विवर्तन होता है उसके 2 अंतर आपको लिखना है। तो चलिए व्यतिकरण और विवर्तन के अंतर देख लीजिए। व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले पृथक पृथक तरंगाग्रों के परस्पर अध्यारोपण से होती। व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध मतलब एक ही कला में होने चाहिए, वो कला संबद्ध कहलाते हैं। स्रोतों से आने वाली पृथक पृथक तरंगाग्रों
तरंगाग्र आ रही है वो परस्पर अध्यारोपित हो जाती है, उसे व्यतिकरण होता है। विवर्तन किससे होता है? तो विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। यह कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले पृथक पृथक तरंगाग्रों के परस्पर अध्यारोपण से होती है। क्या होता है? व्यतिकरण होता है। और विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण होता है। आपका यह एक अंतर पूर्ण हो जाता है। क्या होता है? दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली पृथक पृथक तरंगाग्रों के परस्पर अध्यारोपण को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तथा एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। दूसरा आपको है व्यतिकरण फ्रिंजे समदूरस्थ होती है। व्यतिकरण की जो फ्रिंजे होती है वह समदूरस्थ होती है और विवर्तन की फ्रिंजे समदूरस्थ नहीं होती है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होती है और यह समान दूरी पर नहीं होती है। डी ब्रोगली का अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? जो डी ब्रोगली थे, वैज्ञानिक थे एक डी ब्रोगली, जिन्होंने तरंगाग्र का एक सिद्धांत दिया था, तरंग कणों का एक सिद्धांत दिया था जो दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको बताना है। डी ब्रोगली के अनुसार ध्रुवीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य लेमडा इजिकल टू होता है h/mv। यह आपका जो डी ब्रोगली समीकरण है वो है h लेमडा इजिकल टू h/mv। दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तु द्रव्यमान अधिक होता है। दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त वस्तुएं होती है उनका द्रव्यमान अधिक होता है, अतः उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य अत्यंत छोटी होती है। लगभग कितनी होती है? 10⁻³ m होती है। इनकी छोटी तरंगाग्रों के कारण नेत्र संवेदनशील नहीं होता, अतः डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं है। तो क्यों दृष्टिगोचर नहीं है? जो दैनिक जीवन में वस्तुएं हम जो प्रयुक्त करते हैं उनका द्रव्यमान अधिक होता है। आपने देखा होगा जो हम प्रयुक्त वस्तुएं उपयोग में लाते हैं उनका वजन द्रव्यमान जो अधिक होता है, अतः उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य अत्यंत ही छोटी होती है। कितनी होती है? 10⁻³ m होती है। इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य के मानव नेत्र संवेदनशील नहीं होते हैं। जो इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य होती है इनकी मानव नेत्र संवेदनशील नहीं होता। इतना मानव नेत्र संवेदनशील नहीं होता है कि वह तरंग दैर्ध्य 10⁻³ m से संवेदनशील हो। आगे आपको समझ में जो होती है वस्तुएं अधिक द्रव्यमान होती है जिससे उससे संबद्ध द्रव्य तरंगे अत्यंत छोटी होती है। इनकी तरंग मानव नेत्र संवेदनशील नहीं होती है। इसके कारण यह डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत है दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं है। चलिए 11वें का अथवा देख लेते हैं। 11वें प्रश्न के अथवे में आपसे पूछा गया है, निरोधी विभव स्तंभ विभव को परिभाषित कीजिए। निरोधी जो विभव होता है या स्तंभ विभव, निरोधी विभव को स्तंभ विभव कहते हैं। स्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव, स्तंभ या संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव को परिभाषित करना है। संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। एनोड का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। एनोड का विभव, एनोड का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है 0 हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। जब एनोड पर वह ऋणात्मक मान, मतलब एनोड का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए उसे निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है। एनोड का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए। एनोड का वह ऋणात्मक मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए उसे निरोधी विभव या स्तंभ विभव कहते हैं। आपको इन्हें याद करते चलना है। चलिए 12वें प्रश्न को देख लीजिए। एक द्विधारी सिग्नल है जो नोट गेट का निवेशी किया जाता है। नोट गेट पर निवेशी किया जाता है। जो आपको सिग्नल दिए गए हैं, देखिए आप, ये जो सिग्नल दिए गए हैं ये नोट गेट पर निवेशी है। और नोट गेट का आपको पता होगा कि जब हम
एक सिग्नल, जैसे कि हमने एक सिग्नल दिया एक, तो उधर आपको कोई भी सिग्नल 0 प्राप्त होता है। आपको यह पता होगा नॉट गेट का जो होता है उसमें जब हम तरंग सिग्नल देते हैं तो उधर से सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। सिग्नल देते हैं जब सिग्नल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जब हम सिग्नल को निवेशी करते हैं तो हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होता है, वह नोट गेट होता है। तो आपको ये जो संख्या दी गई है इसे नोट गेट के निवेशित किया जाता है। तो निर्गत सिग्नल क्या होंगे आपको बताना है। तो नोट गेट में हम जो देंगे, तो जो एक है आपका एक, जहाँ पर एक एक दिया गया है वह शून्य हो जाएगा और शून्य के स्थान पर एक आपको कर देना होगा, क्योंकि नोट गेट के प्रतिलोम गेट भी कहते हैं। जो प्रतिलोम गेट होता है क्योंकि इसमें जब हम देते हैं तो उधर से प्राप्त नहीं होता है, और नहीं देते हैं जब उधर से प्राप्त हो जाता है। यह नोट गेट की विशेषता है, इसीलिए इसे प्रतिलोम गेट कहते हैं। अतः यदि निवेश 1 हो तो निर्गत हमें 0 प्राप्त होगा, और निवेश 0 है तो नोट गेट में हमें 1 प्राप्त होगा। आपको समझ में आ गया। प्रतिलोम गेट भी कहते हैं, नोट गेट को क्या कहते हैं, प्रतिलोम गेट। जब हम 1 देंगे तो उधर 0 प्राप्त होगा, और 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, अर्थात आपको 1 के स्थान पर 0 व 0 के स्थान पर 1 लिख देना है, यही आपको निर्गत में प्राप्त होगा। चलिए 12वें का आप अथवा देख लीजिए। पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया को समझाइए। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, पी प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, तो त्रिसंयोजी तत्वों को मिलकर बने अर्धचालक को, त्रिसंयोजी तत्वों से मिलकर बने अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। फिर सुन लीजिए, त्रिसंयोजी तत्वों से मिलकर बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है कि धारा प्रवाह की प्रक्रिया को समझाना है कि पी प्रकार के अर्धचालक में धारा की प्रवाह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। आपको पी प्रकार के अर्धचालक के आपको समझाना है। तो चलिए समझाते हैं कैसे आपको क्या करना है। तो जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ अपमिश्रित की जाती है, मतलब उसमें मिलाई जाती है, तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ग्राही अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम आदि जब चार जर्मेनियम परमाणु के संयोजी बंध बनाती है तो एक होल रह जाता है। इस होल को ही निकटतम जर्मेनियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे यह होल जर्मेनियम परमाणु पर पहुंच जाता है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेशवाहक होलों के कारण धारा प्रवाह होती है। तो आपको यह भी पता रखना है कि पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं। तो इनमें आपको बताना है कमेंट में कि क्या होते हैं। जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, आपको इसे कमेंट में बताना है। तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम। जब जर्मेनियम परमाणु संयोजी बंध बनाता है, जब जर्मेनियम परमाणु होता है वह संयोजी बंध बनाता है तो एक होल रह जाता है। जब जर्मेनियम परमाणु जो संयोजी बंध बनाता है तो एक जो होल होता है वह रिक्त रह जाता है। इस होल में जर्मेनियम परमाणु पर पहुंच जाता है। जर्मेनियम परमाणु पर आप यहाँ से देखिए, होल का निकटतम जर्मेनियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे यह होल जर्मेनियम, आपको इतना याद कर लेना है कि जब त्रिसंयोजी तत्व ग्राही अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम आदि जब जर्मेनियम परमाणु से संयोजी बंध बनाते हैं तो एक होल रह जाता है। इस होल को एक निकटतम जर्मेनियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे यह होल जर्मेनियम परमाणु तक पहुंच जाता है। इस पर पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक होलों के कारण यह धारा प्रवाह होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होलों के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको अगले वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। और आपको हमारे चैनल पर प्रश्न बैंक के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी की जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना न भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। हमारे चैनल पर आपको ना कि आंसर दिखाए जाएंगे बल्कि उन्हें समझाया भी जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा कि यह किस प्रकार हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं।